दोस्तों नमस्कार। हमने विकास पर हाथ आजमाकर देख लिया, हमने करप्शन का सवाल उठाकर देख लिया, हमने ब्लैक मनी का जिक्र भी किया, हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र किया। हम तो शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हर दिशा में भारत को अव्वल नंबर पर ले जाना चाहते थे। लेकिन करें क्या? इन मुद्दों के आश्रय सत्ता मिलती नहीं, और सत्ता होगी नहीं तो ये मुद्दे किस काम के। तो ऐसे में हम बिछड़ते बिफरते कहीं पर चलते हुए हिंदू राष्ट्रवाद के दायरे में आकर खड़े हो गए। और हिंदू राष्ट्रवाद ये वो राष्ट्रवाद नहीं है जिसका जिक्र सावरकर ने किया, जिसका जिक्र एक वक्त हेडगेवार या गोलवलकर ने किया। जी नहीं, यह मौजूदा वक्त में हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक सत्ता पाने की एक अनूठी परिभाषा है। इसके दायरे में भारत के युवा को लेकर आना है, हर युवा के हाथ में राजनीति का झंडा थमा देना है, और उसके बाद सड़कों पर मचता हुआ आक्रोश, हिंसा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, यही तो राजनीतिक पूंजी है। यही है मेरा नया भारत। यकीन जानिए 2015 में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरा देश बदल रहा है, तो लगा यही था कि शायद बदलते हुए देश में काला धन वापस लाने का जिक्र होगा, विकास के रास्ते ऊंचाइयों को छूने का जिक्र होगा, इस देश की बैंकिंग प्रणाली, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, तमाम सेक्टर में उपलब्धियां होंगी, उत्पादन बढ़ा हुआ होगा, वाकई आत्मनिर्भरता होगी, स्वावलंबन होगा। लेकिन यह सब पीछे छूट गया। सवाल आया समाज और सांस्कृतिक मूल्यों का, जिसके आश्रय इस देश में एक मोटी लकीर खींची जा सके। एक वक्त धर्म के नाम पर, तो फिर उसके समानांतर जाति के नाम पर भी चलेगी। लेकिन राजनीतिक सत्ता पानी है, और शायद इसीलिए आपने भीड़ के चेहरों को नहीं पढ़ा है। भीड़ के चेहरे जो रामनवमी के दिन न सिर्फ जेएनयू के भीतर, बल्कि वो झारखंड के लोहरदग्गा में हो, या फिर बांकुड़ा या हावड़ा बंगाल में हो, या फिर कलबुर्गी कर्नाटक में हो, या फिर खरगोन मध्य प्रदेश में हो, या फिर महाराष्ट्र के इलाके में हो, मुंबई जैसे शहर में हो। कौन है जो आवाज लगाता है आजान और हनुमान चालीसा की? कौन है वो लोग जो कहते हैं कि आखिर क्यों नॉनवेज हो चले हैं, खाने लगे हैं, वो अभी रामनवमी के दिन? कौन सी भीड़ है? उस भीड़ की समझ इस दौर में क्यों विकसित हो गई, और इस दौर से पहले अगर विकसित थी तो क्यों उसको जगह नहीं मिलती थी? क्या वाकई मौजूदा वक्त में वो सारे तंत्र सक्रिय हो गए हैं जो राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए, या राजनीतिक सत्ता हाथ से निकल ना जाए इसीलिए एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं? हमारे पीछे एक हिंदू किताब है, यह सावरकर की लिखी हुई किताब है। 1925 में इन्होंने यह किताब लिखी थी। 1925 आरएसएस का निर्माण हुआ था। हिंदुत्व की जो परिभाषा इन्होंने उसके भीतर लिखी है, वह हिंदुओं की रक्षा का जिक्र हो या फिर हिंदू संस्कृति का जिक्र हो, मौजूदा वक्त से वो मेल खाती नहीं है। हो सके तो गुरु गोलवलकर को भी पढ़ लीजिएगा, वह भी मौजूदा वक्त के हिंदुत्व राष्ट्रवाद से मेल खाएगी नहीं। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें अलग अलग जगहों पर जो चेहरे नजर आते हैं, युवा चेहरे ही इस दौर में नजर आते हैं, और उनकी उम्र भी 23 से लेकर 35 के बीच में, जो रोजगार ना मिल पाने की परिस्थितियों में सड़क पर भटकते हुए चेहरे हैं। और इस दौर में भारत के कॉलेजों में पढ़ रहे तकरीबन 3,85,00,000 जो युवा छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी क्या अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है? कोई ओबीसी है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, कोई मुस्लिम है, कोई अपर कास्ट का है। सारी परिस्थितियों को मत डालिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई मेरा भारत बदल चुका है? एक ऐसा भारत जिसके भीतर संविधान के जरिए कानून व्यवस्था को चलाए रखने के लिए राजनीतिक सत्ता, और राजनीतिक सत्ता की जिम्मेदारी अपने नागरिकों को लेकर कोई मायने नहीं रखती है। यह बिल्कुल एक अलग परिस्थिति है, और इन परिस्थितियों को मथने के साथ 3-4 बातों का जिक्र जरूरी है। नौकरशाही और करप्ट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो नहीं पाया, गुजरात मॉडल फेल हो गया, ब्लैक मनी आई नहीं, डेवलपमेंट का जिक्र करते थे चूक गए, इन सब के बीच रोजगार किसी को दे नहीं पाए, तो क्यों नहीं सांस्कृतिक पाठ पढ़ाया जाए, हिंदू राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाए, जो मौजूदा वक्त की जरूरत है। और शायद इसीलिए रामनवमी के दिन जो खबर आई मध्य प्रदेश के खरगोन से, राजस्थान के करौली में उससे पहले जातीय समीकरण और उसकी हिंसा का नजारा भी दलितों को लेकर बहुत खुले तौर पर आया। हर जगह कानून व्यवस्था का राज है, लेकिन कानून पता नहीं क्यों सत्ता के अनुकूल हो जाता है। महाराष्ट्र में भी आजान और हनुमान चालीसा का पाठ कौन पढ़ाने निकल पड़ा?
कर्नाटक में भी जिस तरीके से हिजाब, हलाल, अजान, इन सारी बातो72 का जिक्र हो रहा था, बंगाल के बांकुड़ा, हावड़ा के भीतर में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, झारखंड के लोहरदग्गा में, इन तमाम जगहों पर लगभग 1272 युवाओं पर अलग अलग कलम लगाई गई। सबको जोड़ लीजिएगा तो 1000 से ज्यादा घरों के रहने वाले लोग बेघर हो गए। लगभग 900 दुकानें अलग अलग जगहों पर ध्वस्त हो गई। बड़ी तादाद में लोगों के सामने मुश्किल हालात हो गए, लेकिन चेहरे युवा ही थे। वही युवा चेहरा जो पढ़ना चाहता है, प्रोफेशनलिज्म के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। हम उसे दे नहीं पा रहे हैं, और जो थोड़े भी सक्षम है वो इस देश को छोड़े चले जा रहे हैं। उनकी तादाद रॉकेट की रफ्तार से चल रही है 2014 के बाद से। इतनी बड़ी तादाद में भारत छोड़कर पढ़ाई के लिए बाहर जाने वालों की संख्या, और माथे पर एक शिकन तक नहीं। देश के भीतर एक साथ इतना बड़ा तबका जब कॉलेजों से निकलेगा 3,85,00,000 का, उसको कोई रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं, तो उनको कहां शामिल किया जाए? पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल झंडा है ना, और पॉलिटिकल झंडे के साथ वो एक नया हिंदू राष्ट्रवाद भी तो गूंजता है। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में खुद को मत बांटिए, जिक्र राजनीतिक दलों का मत कीजिए, और छात्र संगठनों का जिक्र भी मत कीजिए। सिर्फ यह समझिए कि मेरा भारत अगर बदल रहा है तो वो बदलते बदलते किस दिशा में जा रहा है, और आने वाले वक्त में जो नई पीढ़ी के कंधे पर भारत को संभालने की स्थिति होगी, उसकी पूरी ट्रेनिंग क्या है। क्योंकि यहां से जाने वाला व्यक्ति पढ़ाई के लिए जो बाहर जाता है, वो जब पढ़ाई कर भी ले तो उसको भारत वो एक आना चाहता है या नहीं चाहता है दूर की बात है। उसके लिए भारत में रोजगार ही नहीं है। जितना पैसा वो खर्च कर देता है उसके हिसाब से उसको यहां वेतन दे पाने की स्थिति में कोई कंपनी ही नहीं है। ये कौन सी स्थिति है? और इस स्थिति में हमारे बदलते भारत की तस्वीर में हम बार बार इस बात की अनुगुंज करें कि अच्छा, ये सिर्फ एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत थी। यानी राजनीतिक पूंजी अगर समाज में लकीर खींचने के जरिए बने, अगर वह जातीय समीकरण के हिसाब से अपनी पॉलिटिकल पूंजी बनाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण कर अपने अनुकूल सत्ता की परिस्थिति को बनाए, तो समझ लीजिए इस देश के भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन यकीनन हो गया है। क्योंकि हम जिस बात का जिक्र आपसे करना चाहते हैं, जब इस बात का हम सोच रहे थे कि जो जाति और धर्म पर टकराव है और उससे जो राजनीतिक पूंजी मानी जाती है, ये अलग अलग जगहों पर जितनी बड़ी तादाद में, इसमें एक शहर बेंगलोर से शुरुआत करते हैं, फिर पूरे देश पर आ जाएंगे। बेंगलोर की पहचान टेक्नोलॉजिकली हब के तौर पर है, और यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के भीतर में है। जेएनयू की यूनिवर्सिटी को भी एक मान्यता है। लेकिन सोचिए, जेएनयू के भीतर में एक ऐसी बहस, और उस बहस की ऐसा मुद्दा, और उस पर हिंसा, क्या खाएं नहीं खाएं, किस दिन खाएं, क्या किस रूप में करें, ये कल्पना के परे है। और उस पर भी वो पूरा कानून व्यवस्था का मामला बन जाए, राजनीतिक विचारधारा का मामला बन जाए, कल्चरल नेशनलिज्म का मामला बन जाए। कमाल की चीज है। यह एक बदलते हुए भारत की एक ऐसी तस्वीर है जो इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। क्योंकि बेंगलोर के भीतर में तकरीबन हम लोग जिस स्टार्टअप को लेकर परिकल्पना ही करते हैं, और खुद सरकार कहती है हमने इतने स्टार्टअप की जमीन तैयार कर दी, उसमें 13,000 टेक्नोलॉजिकली स्टार्टअप भारत के भीतर में सिर्फ बेंगलोर में चलते हैं। इन्फोटेक एक्सपोर्ट जो होता है वो लगभग 40% यहीं से होता है पूरे भारत का। जो इंफॉर्मेशन और बायोटेक का शहर के तौर पर पहचान है, उसको धार्मिक ध्रुवीकरण में लपेटने की तैयारी है। कोई नहीं जानता है कि किसान तेलंगाना से चलकर दिल्ली पहुंच गया, और किसानों की अगुवाई करने वाले शख्स वहीं के मुख्यमंत्री हैं, जो 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं कि गेहूं की खरीद हो, अन्यथा हम 24 घंटे बाद आंदोलन शुरू कर देंगे। कौन सी स्थिति में? कोई जिक्र नहीं है इसका कहीं पर भी। यह एक टकराव की परिस्थिति है, त्रासदी का जिक्र है, या फिर इस बात का एहसास है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बच पा रहा है। सब कुछ तो वही है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही फेडरल स्ट्रक्चर है, वही लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही सिस्टम है, वही चुनाव के तंत्र हैं, सब कुछ। फिर बदल कैसे गया सब कुछ? और बदल रहा है इस तेजी के साथ कि लगता है कहीं भीतर में बहुत आक्रोश था किसी के, और वह अब गुबार बनके इस देश को अपने साथ समेट कर लपेटना चाहता है। क्योंकि जब इन बातों का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, तो सोचिए दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के, उसके मुख्यमंत्री ने तो कोई बयान जेएनयू पर नहीं दिया। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त गुजरात में है, वहां का जिक्र कर रहे हैं। जेएनयू में कुछ हुआ, इस पर खामोशी बरती गई। और जिन राज्यों का हमने जिक्र किया, कमोवेश हर का शासन, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार है, शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में
जेएमएम की सरकार है जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के दायरे में अगर खुद को बांधिएगा तो फंस जाइएगा, और उनके जरिए अगर विकल्प खोजिएगा तो भी फंस जाइएगा। यह इस देश के युवा छात्रों को सोचना है जो पढ़ाई करना चाहते हैं, इस देश को एक बेहतर देश के तौर पर बनाना चाहते हैं। क्योंकि यह फहरिस्त में जब सारी चीजों से चूक गए और हम लौट के हिंदू राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा गढ़ने में लग गए, जिसके कोई सरोकार ना सावरकर से ना गोलवलकर से किसी से है नहीं, वो सिर्फ मौजूदा वक्त में सत्ता पाने की परिभाषा गढ़ने के समान है, तब ऐसे में सवाल आया कि इतनी बड़ी तादाद में भारत के भीतर के अगर ये संकट युवाओं का है, जिनकी संख्या मौजूदा वक्त में कॉलेजों में पढ़ने वाले जो युवा हैं, एक बरस के भीतर में 3,85,00,000 छात्रों का इनरोल होते हैं कॉलेजों में। 993 यूनिवर्सिटीज में 39,000 कॉलेजेस देश में हैं, और 3,84,00,000 बच्चों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, इनको भी आप ओबीसी और एससी में बांट चुके हैं। उनकी सियासत कॉलेज से ही शुरू हो जाती है, और जब वो राजनीतिक तौर पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना शुरू करते हैं तो फिर उनके हाथों में वही झंडे नजर आते हैं, वही विचारधारा, वही हिंसा, और नए तरीके से राजनीतिक सत्ता के लिए उनका संघर्ष करते हुए जिंदगी खत्म होने की दिशा में बढ़ जाती है। यही नज़ारा पूरे देश के भीतर में है, क्योंकि जो 3,85,00,000 छात्र इनरोल्ड हैं, कोई भी पूछेगा इसमें ओबीसी कितने हैं, जो ओबीसी की राजनीति करता होगा उसे लगेगा कि सबसे बड़ा ग्रुप तो हमारा है, तो हमें तो सब कुछ मिलना चाहिए। वो विधानसभा में कहेगा, पार्लियामेंट में कहेगा, लेकिन इन बच्चों को क्या मिलना चाहिए जिनकी संख्या 1,42,00,000 है, सबसे ज्यादा है। जो अपर कास्ट है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनकी संख्या तकरीबन 1,34,00,000 है, दूसरे नंबर पर वो है। तीसरे नंबर पर शेड्यूल कास्ट यानी दलितों की संख्या वो लगभग 14% है, लगभग 56,000 39,000। जो एसटी है वो लगभग 21,94,000, और मुस्लिम जो है उसकी संख्या है 21,17,500। इतने ही बच्चे मुस्लिम कॉलेजों में इनरोल्ड हैं, और जो दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं वो तकरीबन 2 से 3% हैं, लगभग 8 से 9 लाख के बीच में है। हम इनको अलग अलग बांट के आपको बतलाएं या सबको मिलाकर बताएं? हमें लगता है सबको मिलाना चाहिए। भारत तो एक ही है, और वो छात्र भी तो इस देश का नागरिक है, और आने वाले वक्त में कौन कहाँ पर खपेगा, कैसे खपेगा, कौन सा काम कर रहा होगा, यह उसके एजुकेशन से तय होना चाहिए, या फिर कॉलेज के दिनों से ही या स्कूल से निकलते ही जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये खड़ा हो जाए, उसी का झंडा, उसी की विचारधारा, और वो उसी के साथ खड़ा होगा जो नौकरी दिला दे या उसकी ज़िंदगी को सहूलियत के साथ भर दे। तो सहूलियत और नौकरी दिलाने के वादे के साथ राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए वह सबको इस सियासत में झोंक देगा क्या? मौजूदा वक्त कुछ इस दिशा में जा चुका है, क्योंकि जब इन बातों का जिक्र करते हैं आपके साथ, तो आप सोचिए कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एक होता है, कैटेगरी आती है कि इसके हिसाब से क्वालिटी देखिए। भारत के भीतर में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी है वो तकरीबन 27.4 है। भारत के नीचे साउथ अफ्रीका है 22.4, और अमेरिका है 88.2, जर्मनी है 70.3, फ्रांस है 65.6, यूके है 60.6, ब्राज़ील है 51.3, चाइना है 49.1, इंडोनेशिया है 36.4, इंडिया है 27.4। क्वालिटी का मतलब यह हुआ कि जो वहां पर जो भी पढ़ाई होती है इनरोल करने के साथ, और जो भी मापदंड होते हैं उसके हिसाब से भारत को परखा गया, तो ये नंबर आता है। अब अगला सवाल सबसे बड़ा ये है कि जातियों में और धर्म के हिसाब से अगर सियासत चल पड़ी है, इसका असर भारत के भीतर में उस युवा मानसिकता पर सबसे ज्यादा पड़ता है जिसकी दिमाग की सक्रियता ही एजुकेशन को हासिल करने के लिए स्कूल से निकलने के बाद हायर एजुकेशन के दिशा में जाती है। लेकिन क्या यह भी कल्पना की जा सकती है इस दौर में कि भारत को छोड़ने वाले बच्चों की तादाद इस दौर में सबसे ज्यादा हो गई? क्योंकि भारत के भीतर की परिस्थितियां जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां थी और सांस्कृतिक परिस्थितियां भी थी, उसे लगा कि उसे पढ़ाई करनी है तो बाहर चला जाए। या भारत के भीतर का एजुकेशन सिस्टम इतना धराशायी हो गया। एक तो गवर्नमेंट का अपना एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 28% का है, बाकी 72% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, और एक बड़े तबके के तौर पर जिसके पास वो पूंजी नहीं होती है। जब 5 किलो अनाज पे जीना है तो एजुकेशन के लिए कहां से पूंजी लाएंगे? और प्राइवेट सेक्टर बिना पूंजी लिए आपको पढ़ाई की शिक्षा क्यों देगी? और कोई भी पढ़ाने फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों चला जाएगा? लेकिन राजनीति फ्री ऑफ कॉस्ट होती है।
अगर आप कहीं पर कोई बवाल कर सकते हैं, कोई अगर आप मोटी लकीर खींच सकते हैं लाइमलाइट में आने के लिए, तो वो राजनीतिक दल आपको तुरंत अपने साथ लेने के लिए मचल पड़ेगा। एक ऐसी परिस्थिति इस देश में बना दी गई है। अब आप सोचिए, जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2014 से लेकर 2021 तक, इस आंकड़े को भी देखिएगा, जो बच्चे यहां छोड़कर चले गए और उनकी पढ़ाई लिखाई पर जितना इस देश की पूंजी बाहर जा रही है, यह कल्पना के परे है। दुनिया का किसी भी देश में ऐसी परिस्थिति नहीं है। सन 2014 में जब मनमोहन सिंह जा रहे थे, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, उस साल 2.5 लाख बच्चे बाहर पढ़ने गए थे। उस 2.5 लाख बच्चों को जो फीस के तौर पर देना पड़ा वो तकरीबन $8 बिलियन था। $8 बिलियन यानी 60,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया। रकम ज्यादा लग रही है, बच्चे ज्यादा लग रहे हैं। 2.5 लाख 2021 में ये बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख बच्चे 9 लाख तक पहुंच गए। और इनको जो पैसा देना पड़ रहा था बाहर पढ़ाई के लिए, वह जो $60,000 था, वो तकरीबन $2,40,000 पार कर गया। $2,40,000 रुपया पार कर गया। तकरीबन $32 बिलियन, यानी 8 बिलियन से 32 बिलियन आ गए। और दुनिया में बड़ा इस पर रिसर्च होता है कि कौन सा देश है आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में और प्रोग्रेस करेगा। तो भारत के भीतर में सबसे प्रोग्रेस की रिपोर्ट यही है कि भारत के बच्चे भारत को छोड़कर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाएंगे, और जो पैसा वो देते हैं उस पैसे की एवज में भारत के भीतर में कोई कंपनी उनको रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं आएगी, उतना वेतन नहीं दे पाएगी। 2024 तक का एक आंकड़ा निकाला है एक इंटरनेशनल कंपनी ने कि भारत के तकरीबन 2024 में 18 लाख बच्चे छोड़कर चले जाएंगे। उन 18 लाख बच्चों को तकरीबन $80 बिलियन की फीस देनी होगी। $80 बिलियन मतलब लगभग 6 लाख करोड़ से ज्यादा। अब आप सोचिए 2014 से 2024, इस 10 बरस के भीतर में मेरे बदलते हुए भारत में युवाओं की तस्वीर कैसे बदली। इस दौर में 2.5 लाख बच्चों से 18 लाख तक पहुंच गए, 60,000 से 6 लाख करोड़ तक पहुंच गए जो फीस के तौर पर देने पड़ते हैं। इजाफा देखिए, 2014 में 2.5 लाख, 2016 में 4.5 लाख, 2019 में 7.5 लाख, 2021 में 9 लाख। ये बच्चे जा रहे हैं बाहर। हम किस देश को कैसे गढ़ रहे हैं उसके सामने एक सवाल भर है। और सबसे आगे जो भारत के कतार हैं राज्यों में, आंध्र प्रदेश टॉप पर आता है। 12% बच्चे वहां से जाते हैं। पंजाब से भी 12% जाते हैं, महाराष्ट्र से भी तकरीबन 12% जाते हैं, गुजरात से भी 8 या 9% जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूके जाते हैं। इन तमाम जगहों पर अगर वो चलते चले जाते हैं तो ऐसे में अगला सवाल ये है कि पार्लियामेंट के भीतर एक सवाल पूछा गया जुलाई के महीने में सरकार से, कितने बच्चे हैं बाहर चले गए। और सोचिए, मंत्री के माथे पर ना कोई शिकन और ना सरकार को किसी भी तरीके की कोई त्रासदी लगी। उन्होंने खुले तौर पर बताया, अमेरिका में 2,11,000 बच्चे, कनाडा में 2,15,000 बच्चे, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में 2,19,000 बच्चे। और तो और कल्पना कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में 92,000 बच्चे, यूनाइटेड किंगडम में 55,000 बच्चे, जर्मनी में 20,000 और फ्रांस में 10,000 भारतीय बच्चे चले गए। और तो और ओमान जैसी जगह में 43,000 बच्चे चले गए। न्यूजीलैंड जो दूरस्थ बहुत दूर है, ऑस्ट्रेलिया के भी बाद है, वहां पर तकरीबन 30,000 बच्चे चले गए। सऊदी अरब में 80,000 बच्चे चले गए। ये सरकार का एक आंकड़ा निकल कर आता है। सवाल सबसे बड़ा यही था कि क्या वाकई मौजूदा वक्त की राजनीति उन तमाम सवालों से चूक चुकी है। इसीलिए उसने एक नया मंत्र हिंदू राष्ट्रवाद का दिया, जिसके आश्रय इस देश के भीतर में लकीरें खिंच सकती हैं। या फिर इस देश के युवाओं को, जिसे वो कुछ दे पाने की परिस्थिति में नहीं है, तो उनके सामने वो कौन सा मॉडल रखे। वो मॉडल सांस्कृतिक होगा, सामाजिक होगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का होगा, हिंदू राष्ट्रवाद का होगा, कौन सा मॉडल होगा। लेकिन यह जो शब्द हम आपसे कह रहे हैं, ये शब्दों की परिभाषा क्या होगी, जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं ना। पीछे जो किताब रखी हुई है, हिंदुत्व की किताब, ये किताब जो है, ये विनायक दामोदर सावरकर ने, जो सावरकरवादी हो है, वो भी जरा समझे इसको कि मौजूदा वक्त में और उस समय जो वो सोच रहे थे। 1925 में एक किताब लिखी गई, इन्होंने भी जो हिंदुत्व की परिभाषा इसमें लिखी है, उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से हिंदुत्व और हिंदूवाद, एक तो दोनों अलग है,
और दूसरा, इनकी जो परिकल्पना थी उस पीरियड में तो अंग्रेजों के गुलाम भारत हुआ करता था, और जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर महात्मा गांधी तक को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, मौजूदा वक्त की परिस्थिति और तब की परिस्थिति में एक तो व्यापक अंतर है, तो परिभाषा में भी अंतर होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस हिंदू राष्ट्रवाद को मौजूदा वक्त में बीजेपी और आरएसएस शायद बीजेपी के दबाव में जिन बातों को रख रही है, उसमें राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने की उत्कंठा कहीं ज्यादा है। और यही वो संकट है जो आपको ऐसे मौके पर क्या खाना है नहीं खाना है, देश की प्रीमियर यूनिवर्सिटी के भीतर झगड़ा और खून तक दिखाई दे जाए, और दूसरी तरफ रांची के करीब लोहरदग्गा का इलाका हो, या फिर कर्नाटक का कलबुर्गी इलाका हो, या देश के अलग अलग हिस्सों में चाहे बंगाल का इलाका हो, राजस्थान, कहीं भी चलते चले जाइए, आपको एक तनाव नजर आ जाए। ऐसा लगेगा कि जैसे कानून कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, सरकार कहाँ पर है, सब चीजें कहाँ चली गई हैं। ये एक ऐसी अनूठी परिभाषा है जिसको लेकर नया प्रयोग युवाओं को लेकर ही भारत में किया जा रहा है। और समझना यही होगा कि जब बीजेपी कहती है कि 18 करोड़ उसके सदस्य हैं, सबसे ज्यादा हैं, इस बीच में कांग्रेस ने भी अपने तौर पर अपना बढ़ाना, पॉलिटिकल पार्टी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बताना चाहते हैं आपको, जितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की संख्या बताई जाती है, उसमें जो एक एनालिसिस निकल कर आया, उसमें जानकारी मिली कि जो 18 से 29 साल या 23 से 35 साल, इन दोनों यानी 35 साल तक ले लीजिए, तकरीबन 12 करोड़ युवा इस देश का पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसको रोजगार चाहिए था, वही उन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ रहा है, और वही आपको सड़क पर उस भीड़ का हिस्सा है, जिस भीड़ के आश्रय उसे पता नहीं है कौन सी दिशा में किधर जा रहे हैं, लेकिन तत्काल में वो उस भीड़ का हिस्सा है जो भीड़ भारत को बदलने पर आतुर है और बदलने की परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर रही है। ऐसी अद्भुत परिस्थितियां भारत के भीतर में बदलते हुए भारत के साथ उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए, जिसमें शिक्षा का जिक्र हो, जिसमें आगे बढ़ने का जिक्र हो, दुनिया के अलग अलग रिसर्च जो हो रहे हैं उसका जिक्र हो, तो जो बच्चे देख रहे हैं कि चीज़ें दांव पर लग रही है, जो माँ बाप देख रहे हैं एजुकेशन की क्या हालत हो गई है, और इस देश के भीतर में अज्ञानता को ज्ञान में तब्दील करने की जो नई परिस्थितियों ने पैदा और जन्म ले लिया है, उसको सुबह से लेकर रात तक जो अलग अलग चैनलों पर जो जहर भरा जाता है, या जो अलग अलग तंत्रों के जरिए चीज़ों को क्रिएट किया जा रहा है, ये नया भारत है क्या? ये कौन सा भारत है? यह वो भारत तो नहीं है जिसका जिक्र मौजूदा वक्त के नेता करते हैं अतीत का सहारा लेकर। यह तो इन्हीं का भारत है, और इन्हीं के साथ दफन भी हो जाएगा, यह भी मान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।